कालोक्ष्मी लोक कक्षायक ऋते प्रविद्धो लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्ता ऋते पीतवम न भविष्यांति सर्वे वशिष्ठा प्रत्यनेक्षु योद्धा। ये लाइनें जूलियन रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा बोली गई थी जब उनसे ये पूछा गया कि एटॉमिक बॉम्ब के यूज़ के बाद जब जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए, लिटिल बॉय और फैट मैन को अब आपको कैसा लग रहा है। तो गीता का सार लेते हुए उन्होंने कहा, Now I am become death, the destroyer of worlds. और उसके पीछे अगर हम चले 16 जुलाई 1945 को जब पहला एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेट किया गया था जिसका नाम है द गैजेट बॉय, तब भी उन्होंने गीता का सार लेते हुए कहा था कि अर्जुन ने भी इसी तरह से सिखाया है कि जो आपका धर्म है वो आपको करना ही चाहिए। तो ये सारी कहानी आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से शुरुआत होती है एटॉमिक जर्नी की, किस तरह से दुनिया में आपको न्यूक्लियर वेपन्स देखने को मिलते हैं और किस तरह से फिर एक रेस शुरू होगी जहां पर आपको पूरी दुनिया में न्यूक्लियर स्टेट्स देखने को मिलेंगे। तो आइए इस सफ़र के ऊपर चलते हैं। तो अगर इस न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो रेडियो एक्टिव मटीरियल से होगी। और अगर हम सबसे पहले रेडियो एक्टिव मटीरियल की बात करें तो उसको 1896 में डिस्कवर किया गया था बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट नेम्ड एज हेनरी बेक्यूल। तो उसके बाद से एक तरह से दौड़ शुरू हो जाएगी कि पूरी दुनिया के अंदर कि कौन सा सबसे पहला देश बनेगा जो इस न्यूक्लियर एनर्जी को सस्टेन कर पाएगा, उसको कैप्चर कर पाएगा। फिर इसमें आइंस्टाइन का बहुत बड़ा योगदान है जब उन्होंने E=mc² की हमारे को इक्वेशन दी। इक्वेशन E is mc² in which energy is third equal to mass multiplied with the square of the velocity of light showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy and vice versa। और ये बताया कि एनर्जी को हम कंप्यूट किस तरह से कर सकते हैं। फिर 1932 में जब चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की, न्यूट्रॉन जो कि एक बहुत खास एलिमेंट है जिसके थ्रू हम न्यूक्लियर रिएक्शन को कर सकते हैं। एंड उसके अगले साल ही 1942 में इटालियन साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ फर्नी उन्होंने एक सस्टेन्ड न्यूक्लियर रिएक्शन को जन्म दिया। और यहीं से आप देखेंगे कि उसके बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने से कुछ टाइम पहले ही जर्मनी के साइंटिस्ट के द्वारा इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को सस्टेन कर लिया गया। और जब ये खबर अमेरिका तक पहुंची, अमेरिका के कुछ जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो उस टाइम के ऊपर लिहाज में छोटे थे, स्टेचर में छोटे थे, तो वो चाहते थे कि हम अमेरिकन प्रेसिडेंट को जाके बताएं कि इस तरह से जो जर्मनी है वो एटॉमिक बॉम्ब्स की खोज कर रहा है। पर उनको लगा कि जो हमारा स्टेचर है वो थोड़ा छोटा हो सकता है, तो उन्होंने ये जो सारी बात है एल्बर्ट आइंस्टाइन को बताई और आइंस्टाइन को रिप्रेजेंटेटिव रखते हुए एक लेटर साइन करके भेजा गया उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। और उन तक ये बात पहुंचने के बाद आप देखते हैं कि 1941 में अल्टीमेटली एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है जिसके अंदर अल्टीमेटली ये एटॉमिक बॉम्ब बनेगा। पर जैसे कि आप जानते हैं कि फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब तो रॉबर्ट जूलियन ओपेनहाइमर हैं, तो उनको अल्टीमेटली इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड बनाया जाएगा, लीडर बनाया जाएगा। एंड उनकी देख रेख में न्यू मैक्सिको सिटी के अंदर आप देखेंगे कि 1945 में अल्टीमेटली जो पहला एटॉमिक बॉम्ब बनके तैयार होगा उसका एक्सपेरिमेंटेशन की जाएगी जिसका नाम है द गैजेट बॉय। टोटल 4 एटॉमिक बॉम्ब्स को इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया था। गैजेट बॉय, दूसरे नंबर के ऊपर द लिटिल बॉय एंड तीसरे नंबर के ऊपर द फैट मैन, एंड चौथा कभी यूज़ ही नहीं किया गया लकीली। एंड यहाँ से हमारे को पता लगता है कि जो एक दुनिया में अमेरिका एज अ न्यूक्लियर स्टेट, एज अ न्यूक्लियर पावर की तरह ऊपर आया और उन्होंने अल्टीमेटली पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया। तो दोस्तों ये तो बात हुई न्यूक्लियर एनर्जी की, पर इसके पीछे की अगर हम साइंस की बात करें तो उसमें एक बहुत ही खास तरह का फ्यूल यूज होता है जिसको हम जानते हैं यूरेनियम के नाम से। अब ये जो यूरेनियम है हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। और अगर हम उस टाइम की बात करें, 1940s की बात करें, तो सबसे बड़ा जो भंडार है यूरेनियम का वो था बेल्जियम के पास, और बेल्जियम की जो एक कॉलोनी है कॉन्गो के पास था। पर जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जर्मनी ने बेल्जियम के ऊपर कब्जा कर लिया और इसी के चलते जो एक खदान थी जो कॉन्गो में थी वहाँ से जितना भी फिजाइल मटेरियल था वो उठा के अमेरिका को दे दिया गया था ताकि जर्मनी उसको यूज़ ना कर ले। और यहाँ पर यूरेनियम में आपको एक खास बात देखने को मिलेगी, वो ये है कि यूरेनियम का जो आइसोटोप हमें मिलता है वो है यूरेनियम 238, पर वो खुद में एक बहुत ही स्टेबल एलिमेंट है और जिस फ्यूल की हमें रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वो है यूरेनियम 235।
तो बहुत लंबे टाइम तक इस यूरेनियम 238 को हम किस तरह से एनरिच करें, मतलब कि इसमें से किस तरह से यूरेनियम 235 निकालें, उसी के ऊपर दौड़ लगी रही। तो बहुत लंबे टाइम तक, लगभग 3 साल तक, 1941 से लेकर 1944 तक इसी के ऊपर काम होता रहा कि किस तरह से हम इस पूरे मिसाइल को, इस पूरे फ्यूल को हम एनरिच करते हुए एटलीस्ट 15% तक लेके जा सकते हैं, ताकि एक सस्टेन्ड चेन रिएक्शन को हो सके। अगर यहाँ पर थोड़ा साइंस को समझें, वो ये है कि जब भी कोई न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 के पार्टिकल को हिट करेगा तो वहाँ पर यूरेनियम 235 की प्रोडक्शन होगी, पर यहाँ पर इस यूरेनियम 235 को दोबारा से एनरिच करना पड़ेगा और वहाँ पर हमारे को 4 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, जिसको इस लिटिल बॉय और फैट मैन बॉम्ब्स के अंदर यूज़ किया गया था। टोटल 4 प्रोडक्शन से गुजरते हुए, 4 स्टेजेस से गुजरते हुए इस जो फिसाइल मटेरियल को पहले 0.7 से 0.85% तक लाया गया, 0.8% से 7% तक, अल्टीमेटली 7 से 15% तक, एंड लास्ट में जिस एनरिच मटेरियल को इस बॉम्ब के अंदर यूज़ किया गया था वो 90% फिजाइल मटेरियल था, इतना ज़्यादा उसको एनरिच कर दिया गया था। पर यहाँ पर विद द टाइम साइंटिस्ट को ये भी पता लगा कि अगर हम यूरेनियम 235 की जगह प्लूटोनियम का यूज़ करते हैं, क्योंकि 1944 में एक बहुत खास आविष्कार हुआ था, वो है प्लूटोनियम का, कि साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर कर लिया था कि अगर हम प्लूटोनियम, जो कि यूरेनियम 235 से 1.7 टाइम्स ज़्यादा कारगर है इस डेटोनेशन के अंदर और ज़्यादा डिवास्टेशन कर सकता है, तो वहाँ पर प्लूटोनियम का भी यूज़ किया गया था इन बॉम्ब्स के अंदर। और हमेशा याद रखिएगा कि जो पहला बॉम्ब गिराया गया था, जो कि है द लिटिल मैन, उसमें यूरेनियम का यूज़ किया गया था, पर जो अगला बॉम्ब है जो कि 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, द फैट बॉय, उसमें प्लूटोनियम का यूज़ किया गया था। तो ये दोनों बॉम्ब सेम नहीं थे। तो अगर हम इस फैट बॉय की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी, अगर हम एनरिच मटेरियल की बात करें, एटॉमिक बॉम्ब माना जाता है। आज तक इस तरह से हमें कभी भी किसी बॉम्ब की डेवास्टेशन नहीं देखने को मिली। अगर किसी पर्टिकुलर एटॉमिक बॉम्ब की बात करें, अगर उसमें से 100% एनर्जी निकल रही है तो उसमें से 50% आपके कन्वेंशनल बॉम्ब की तरह ही एनर्जी निकलेगी। अगला 35% विल बी रिएक्टेड, विल बी रिलीज्ड एज अ हीट, एंड लास्ट का जो 15% है वो आपका एज अ रेडियो एक्टिव मटीरियल या फिर रेडियो एक्टिव डिके की तरह निकलेगा। इसी वजह से आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि जापान में अगली जो 3-4 पीढ़ियाँ हुई उस पूरे इंसिडेंट के बाद, वो आज तक उस रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से उससे ग्रस्त हैं। उसके इफेक्ट्स हमारे को अगली जनरेशन्स में देखने को मिलते हैं। तो इस साइंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को समझने के बाद आइए चलते हैं इंडिया के सफ़र के ऊपर कि इंडिया, जो कि आज के टाइम में एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसने ये सफ़र किस तरह से तय किया। तो हमारी आज़ादी से पहले ही 1945 में होमी जे भाभा के द्वारा एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि इस एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का सेंटरपीस बनेगा। उसके बाद 1950s तक आते आते हमारे पास एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन था, एंड अल्टीमेटली आप देखेंगे कि 1974 में हमारा इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, जो कि अल्टीमेटली ऑल्दो फेल हो गया, पर उसने एक शुरुआत करी थी कि इंडिया कैन ऑल्सो बिकम अ न्यूक्लियर स्टेट। सो 1998 में अल्टीमेटली इंडिया ने अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया, जो कि पोखरण के अंदर किया गया था। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. इसके ऊपर बहुत फेमस पोखरण करके मूवी भी बनी है, आप उसको देख सकते हैं, जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो सारे लोग थे, जो सारे साइंटिस्ट थे, उनको आर्मी की जो यूनिफॉर्म पहनाते हुए एक ऐसे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया ताकि अमेरिका की सैटेलाइट्स इसको ना देख सकें। और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा आलोचना होने लगी कि किस तरह से इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया, क्योंकि जितने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स पूरी दुनिया में फैलेंगे उतना ही ज़्यादा दुनिया को खतरा है। अगर दोबारा से वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो क्या हम करेंगे और क्या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कोट याद आता है, जहाँ पर वो कहते हैं दैट द पीस कम्स फ्रॉम स्ट्रेंथ। और अगर किसी देश की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो उसके एसेट्स और उसके रिसोर्सेज के ऊपर निर्भर होती है। हम ये जो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, ये जो न्यूक्लियर पॉलिसी ला रहे हैं, ये किसी और देश को बचाने के लिए नहीं है, बट रादर इट विल बी यूज एज अ डेटरेंट कि कोई हमें ना डरा सके। तो उसी के ऊपर आप देखोगे कि 2003 में इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको डेवलप किया गया, उसको फॉर्मुलेट किया गया, जहाँ पर इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी ये कहती है दैट वी विल मेंटेन अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, वी विल ओनली यूज मिनिमम डेटरेंट ऑन ओनली अगेंस्ट दो स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो हम कभी भी उस देश के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं यूज़ करेंगे।
बट लेटली आप देखेंगे कि 2008 में इंडिया और अमेरिका की न्यूक्लियर डील होगी। उसी तरह से विद द टाइम जितने भी हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के पार्टीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का ऑल्दो इंडिया पार्ट नहीं है, फिर भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस और फेवर्स दिए गए, क्योंकि इंडिया ने हमेशा जो अपनी न्यूक्लियर पावर का यूजेज है वो हमेशा सिविलियन और यूज़फुल पर्पसेस के लिए ही किया है। तो उसी के चलते अगर हम इस पूरी दुनिया की बात करें, आज के टाइम में हमारे पास 8 ऐसे स्टेट्स हैं, 8 ऐसे नेशंस हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 5 तो ऐसे जो स्टेट्स हैं वो हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट है, USA, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम। उसके अलावा जो 3 देश और हैं जिन्होंने बाद में 1950s के बाद इस न्यूक्लियर पावर को अचीव किया था, इंडिया, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया। उसके अलावा ये भी माना जाता है कि इजराइल के पास भी अपने पूरा न्यूक्लियर पावर है, पर वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। तो ये सारी कहानी थी कि किस तरह से न्यूक्लियर पावर ने दुनिया को बदला, किस तरह से पहला एटॉमिक बॉम्ब गिरा गया। और अगर हम ओपनहाइमर की बात करें, उसने किस तरह से जब भी उसके मन में कोई विवाद आया, कोई एथिकल इशू आया, तो उसने गीता का सहारा लिया और गीता से समझने की कोशिश करी कि किस तरह से हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरा वीडियो है वो सही लगा होगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर मुद्दा है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसको बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।